हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे जेएनके का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। गाइस, ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। तो गाइस, जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा सा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। गाइस, ये एक्ट पढ़ने से पहले आपको इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि ये एक्ट लाया क्यों गया था। बीजेपी ने 2014 की इलेक्शन जब लड़ी, उसमें उनके मैनिफेस्टो में भी था कि जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 रिवोक करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने 370 को रिवोक करना रखा हुआ था, उसका रीजन उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट रुकी हुई है आर्टिकल 370 की वजह से। और भी दो तीन चीजें, जैसे कि जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की बाहर शादी करती है तो उसे जम्मू कश्मीर के लैंड के जो राइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे उनके कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक करना अपने मैनिफेस्टो में रखा था। तो गाइज, हर पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडाज भी होते हैं, उनको अलग रखते हुए हम इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ेंगे आज। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को रिकंस्टिट्यूट किया गया। गाइस, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, बट उससे पहले पार्लियामेंट में लॉ पास किए गए थे। 5 अगस्त 2019 अमित शाह, जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसे उसी दिन पास कर दिया गया था राज्यसभा में। और उसी के अगले दिन 6 अगस्त 2019 को उन्होंने लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया और उसी दिन उस फुल मेजोरिटी में पास कर दिया गया। और जो भी बिल दोनों हाउसेज में पास किए जाते हैं उसे उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है। प्रेसिडेंट की असेंट के बाद 9 अगस्त 2019 को ये बिल प्रेसिडेंट की असेंट के बाद एक्ट बन गया, जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कहते हैं। गाइस, इस एक्ट के बनने के बाद जम्मू कश्मीर का जो 370 आर्टिकल था वो रिवोक हो गया और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस होता है वो खत्म हो गया था इस एक्ट के पास होने के बाद। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी बना दी गई। और इसका बैकग्राउंड यही है जो मैंने आपको बताया। 370 आर्टिकल जो था जम्मू कश्मीर का अलग स्पेशल स्टेटस देता था और जम्मू कश्मीर का एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके पहले इंडियन सिटीजन्स जम्मू कश्मीर में लैंड परचेज नहीं कर सकते थे आर्टिकल 370 की वजह से। इस एक्ट के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एक और यूनियन टेरिटरी बना दी गई। तो गाइज, बिल जो था राज्यसभा में पास किया गया। जब राज्यसभा में पास किया गया 125 मेंबर्स इन फेवर में थे इसके और 61 मेंबर्स इसके अगेंस्ट थे। जो फेवर में थी उनमें थी बहुजन समाज पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी और आम आदमी पार्टी। इन सभी ने इस बिल का फेवर किया था और बाकी जो कांग्रेस और अदर पार्टीज उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया था। और गाइज, कोई भी बिल पास करना हो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में। तो उस 2/3 मेजोरिटी के साथ ये बिल पास कर दिया गया। और गाइज, राज्यसभा में जो बिल पास किया गया था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस और पीडीपी, ये तीनों पार्टीज इसके अगेंस्ट थी। इसके बाद 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें 370 वोट्स इन फेवर में थे और 70 वोट्स अगेंस्ट थे इस बिल के। तो 370 वोट्स, बीजेपी उस टाइम पे फुल मेजोरिटी में थी और 370 वोट्स के साथ इन्होंने बिल को पास कर लिया। कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, जब भी कोई यूटी होती है यूनियन टेरिटरी, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और जो स्टेट होती है उसमें गवर्नर होता है। तो गाइज, जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की एक यूटी अलग बन गई और दोनों को एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्न करता है। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट है अभी तक। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज है, जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्टिकल 239 ए के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। आर्टिकल 239 ए का मतलब है जो आर्टिकल यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के लिए फॉर्मुलेट किया गया है, वही आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी पर भी एप्लीकेबल होगा। और जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन पुडुचेरी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ही वर्क करेगा। जम्मू एंड कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है
और जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में 107 मेंबर्स होंगे जिनका टेन्योर होता है 5 इयर्स। और गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो कौन से आर्टिकल के अंडर अपॉइंट करता है, वो आर्टिकल है 239। आर्टिकल 239 के अंडर प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। और एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंडर अपॉइंट करता है, आर्टिकल 324। इन दोनों आर्टिकल्स को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। लद्दाख में केरल और लेह 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसी के साथ गवर्नर भी दोनों का सेम है, हाई कोर्ट भी दोनों का सेम है। और गाइज लोकसभा की जो इलेक्शंस होती हैं उनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटें हैं। अब उनको भी डिवाइड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 5 सीट्स हैं और लद्दाख में 1 सीट है। मींस टोटल 6 सीट हैं और जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1। दोनों यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन कंडक्ट करेगा। और जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस होती हैं, असेंबली इलेक्शन में 107 सीट्स जम्मू कश्मीर की होंगी। इन्हीं सीट्स में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी सीट्स रिजर्व की जाएंगी। और गाइस क्वालिफिकेशन क्या है, अब क्वालिफिकेशन भी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एज 25 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 से अबव एज होनी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन के लिए। ड्यूरेशन जो होता है 5 इयर्स का होता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो टाइम टू टाइम सम्मन करता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की मीटिंग बुलाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ही असेंबली को जब तक चाहे वो चला सकता है और जब चाहे वो डिसॉल्व कर सकता है। ये सब पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर की होती हैं। तो गाइज अब बात करते हैं स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। गाइज लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है या डेप्यूटी स्पीकर होता है वो किसी अदर चेयर पे नहीं होना चाहिए। मींस अगर वो कहीं का भी मेंबर है तो उसे अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा और स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन को होल्ड करने से पहले, मींस स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को पहले उस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। और जब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना हो उसके लिए भी असेंबली में जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनकी तरफ से रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी जो होती है वो होनी चाहिए। फिर वो रेजोल्यूशन पास किया जाता है और उसके बाद उसे गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की असेंट के साथ पास कर दिया जाता है। तो गाइज इसके लिए एक कंडीशन है, जो भी रेजोल्यूशन पास करना होता है उसके लिए 14 डेज पहले, एटलीस्ट 14 डेज पहले नोटिस दिया जाता है रेजोल्यूशन को इनिशिएट करने से पहले। और उसके बाद फर्दर जो प्रोसीजर होता है उसे कंटिन्यू किया जाता है। और गाइज जब स्पीकर की पोस्ट जो होती है वो वेकेंट होती है तो उसकी ड्यूटीज जो होती है वो डेप्यूटी स्पीकर कंटिन्यू करता है। और जब डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वेकेंट होती है तो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर जो होता है उसे अपॉइंट किया जाता है प्रोसीजर के हिसाब से उन ड्यूटीज को कंटिन्यू करने के लिए। और वो एज ए स्पीकर एक्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। और गाइज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो सैलरीज होती है और अलाउंसेस होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से फिक्स किए जाते हैं। इसी के साथ गाइज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का वो यहाँ तक है। अगली वीडियो में हम पूरा जो पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का वो कवर करेंगे और सारी जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं और जो जम्मू एंड कश्मीर में जो एक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक गाइज जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।